डॉक्टर लोकेश एम ने जिस तरीके से मेरा ख्याल है 2 साल आपको हो गए सर जुड़े हुए, जिस तरीके से ये पूरा रिश्ता चल रहा है नोएडा से आपका और नोएडा से नोएडा वासियों का, उसमें क्या आपको इस बात को सुनकर अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, खुशी होती है जब आप देखते हैं कि जो सैटेलाइट सिटीज़ हैं, कम से कम अब दिल्ली से कंपैरिजन बाद में करेंगे क्योंकि दिल्ली तो वैसे ही बहुत ओवरबर्डनड है, लेकिन जो सैटेलाइट सिटीज़ हैं उसमें आपने बाकी सबको पीछे छोड़ा हुआ है एज फार एज जो प्रिफर्ड सिटी रहने के लिए होती है उसके हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बाकी शहर से कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वी आर कॉम्पिटिंग विथ आवर सेल्फ, डे बाई डे वी वांट टू इम्प्रूव विथ आवर सेल्फ। 2 साल पहले जब हम लोगों ने ज्वाइन किया तो नोएडा अथॉरिटी का 2 काम होते हैं। एक तो मुख्यतः प्राधिकरण का काम है और दूसरा है म्यूनसिपल काम। म्यूनसिपल काम जब मैं टेकअप किया, फर्स्ट हम लोगों ने नोटिस किया कि पिछले सालों में कहाँ का वाटर लॉगिंग का इशू था, ड्रिंकिंग वाटर का इशू क्या है, गार्बेज का इशू क्या है। इस तरह का जब समस्या हम लोगों ने एक बार सर्वे किया, पूरा डिटेल रिपोर्ट मिला कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, किस सेक्टर में इश्यूज आ रहे हैं। तो लास्ट 2 ईयर से मतलब एक प्लान तरीके से हम लोगों ने टेकअप किया। जहाँ जगह पानी का रुकाव का इशू है, वाटर स्टैग्नेशन का इशू है, तो वहाँ पर हम लोगों ने कलवर्टें बनाया, कलवर्ट्स नए कलवर्ट्स हम लोगों ने वाइडन किया। और पिछले 50 साल से जब से नोएडा बसा है, आज तक कभी कलवर्ट्स का क्लीनिंग नहीं हुआ था। सो वी टेक अप ए मेगा ड्राइव टू क्लीन ऑल द कलवर्ट्स, राइट। दिस वाज वन ऑफ द मेजर स्टेप वे दिस टाइम। इतना बारिश के बाद भी हमारे यहाँ वाटर स्टैग्नेशन नहीं हुआ। और इसके साथ जैसे हमने कहा कि जहाँ पर सर्वे के बाद जो हमें रिपोर्ट मिला कि नया ड्रेन्स बनाना चाहिए और ड्रेन्स का डेप्थ इंक्रीज़ करना चाहिए, सिल्ट हटाना चाहिए, ये सारा काम हम लोगों ने स्ट्रैटेजिकली बहुत तरीके से टेकअप किया। बिकॉज ऑफ विच आई कुड नोटिस दैट 2 ईयर्स का जो कंसर्टेड एफर्ट्स की वजह से इस साल इतना बारिश के बावजूद भी आसपास का जो एनसीआर में जहाँ बहुत सारे शहर में जो पानी जलभराव का समस्या आया था, वो वाला समस्या इस बार नोएडा में आया नहीं। ये काम आपका पूरा हो चुका है, ऑनगोइंग? ऑलमोस्ट देखिए, नोएडा टोपोग्राफिकली बहुत फ्लैट लोकेशन है, राइट। हमारा जितने भी पानी जो आते हैं ड्रेन्स में, यमुना ही फाइनली इरिगेशन ड्रेन के माध्यम से यमुना में एग्जिट हो जाता है। फ्लैट लोकेशन होने की वजह से हम लोगों को ग्रेडियंट नहीं मिलता है। सो इट इज़ अ बिग चैलेंज फॉर अस। जहाँ जहाँ ग्रेडियंट नहीं है, हमें वहाँ पर एक इंटरमीडिएट ट्यूबवेल बनाना होता है। सो आई कैन नॉट से दैट 100% में काम कंप्लीट कर चुका हूँ। सो इट विल गो ऑन फॉर अनदर कपल ऑफ ब्लैक स्पॉट्स है जो मुझे अभी भी एड्रेस करना है। अगर मैं इस इश्यूज़ को एड्रेस करूँगा तो 2-3 ब्लैक स्पॉट्स, आई थिंक मोर और लेस आई कैन से विथ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट ये जलभराव का समस्या हम लोगों ने अटेंड कर चुके हैं। सर, क्योंकि आपने जल से ही शुरुआत कर दी है और मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो नोएडा में रहते हैं वो जल से रिलेटेड एक दूसरी समस्या से भी 2-4 होते हैं। वो जो नहर गुजरती है नोएडा के कई सेक्टर्स को चीरती हुई, जिसमें हमारा फिल्म सिटी भी शामिल है, वहाँ सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से मशीनों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्या ये एक ऐसी समस्या है जिसको आप लोग देख रहे हैं? ये आप जो ड्रेन के बारे में बात करिए, शादरा ड्रेन है, ये इट इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। सो हम लोग कॉन्स्टेंटली दिल्ली गवर्नमेंट को करस्पॉन्डेंट कर रहे, लेटर भी लिख रहे कि अगर हमें मौका दे कि हम कुछ वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट लगा दे, कुछ नया टेक्नोलॉजी यूज़ करके वहाँ पर जो आसपास का सराउंडिंग एयर में जो पोल्यूटेंट्स है उसको रिड्यूस करे और अंडर वाटर टेबल को भी जो भी सल्फर कंटेंट आप बता रहे, इट इज़ नॉट ओनली सल्फर, इट इज़ मेनी अदर हेवी मेटल्स ऑल्सो ट्रीट करना चाह रहे। एंड जिस दिन अगर नॉड मिल जाते हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको हम लोग अटेंड कर टेकअप करें इसको। पर ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। बेसिकली पूरा ड्रेन इट इज़ विथ दिल्ली गवर्नमेंट। सो वी हैव टू वर्क दिल्ली से पूरा होते हुए वी हैव टू वर्क दिल्ली गवर्नमेंट। अगर ये हो जाएगा वी कैन ट्रीट दिस एंटायर ड्रेन टू सर्टेन एक्सटेंट। टेक्नोलॉजी भी है आजकल, तो वो एक स्पेसिफिक व्हाट डू दे से देसी माइक्रोब्स यूज़ करके वहाँ पर पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस करते और ऑक्सीजन कंटेंट भी इंक्रीज करते। बट ओनली थिंग इज वी आर टॉक इन कंटिन्यूस टच विद दिल्ली। वंस आई थिंक आई कैन गेट ए क्लियरेंस फ्रॉम दिल्ली, वी कैन वर्क ऑन द शादा ड्रेन। एक ऐसा शहर जो पहले से बसा हुआ है, एक ऐसा शहर जहाँ पर निर्माण ज़्यादा हो चुका है, वहाँ पर जब आप एक जिम्मेदारी उठाते हैं तो क्या कुछ हाथ बंधे भी होते हैं कि कितना कर सकते हैं, कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे परिवर्तन ला सकते हैं? एक्चुअली लेट मी टेल यू, नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट के तहत ये इस्टेब्लिश्ड है।
एंड हमें 20 साल के लिए मास्टर प्लान बनता है और मास्टर प्लान बहुत टाइट मास्टर प्लान होता है, बहुत रिजिड मास्टर प्लान होता है। मास्टर प्लान में क्लियरली स्पेसिफाइड होता है कि कौन से एरिया में इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट होगा, इंस्टीट्यूशनल में आईटी एक्टिविटीज़ कहाँ हो सकता है और अथवा हॉस्पिटल्स कहाँ बनना चाहिए, स्कूल्स कहाँ बनना चाहिए, मंदिर कहाँ बनना चाहिए, इसी तरह इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कहाँ होना चाहिए, ग्रुप हाउसिंग कहाँ बनना चाहिए। तो जब ये बहुत टाइटली नीट एक लॉ है, हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। बहुत सारा इफ्स एंड बट्स है, रिजिडिटी है। तो जिस तरह पॉलिसी है उसी तरह हमको डेवलप करना होगा। तो चैलेंजेस तो है, अगर कभी कभी इन्वेस्टर्स जो भी आते हैं वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सप्रेस वे पे उनको ज़मीन चाहिए, सभी लोगों को जो मेन रोड्स पे ज़मीन चाहिए, उस तरह का हम लोग कभी कभी सुविधा नहीं दे पाते हैं। लेकिन जहाँ हमारा लैंड बैंक से हम लोग दिखाते हैं कि ये लैंड बैंक से, ये लैंड बैंक आप स्कीम में लॉन्च करूँगा, उसको टेकअप करिए, तो लोग एक्सेप्ट भी करते, इन्वेस्ट भी करना शुरू कर देते हैं। तो सर ये एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कितनी दूर तक हो जाती है? टोटल इट इज़ 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। ओके। हाँ, एक साइड यमुना है, एक साइड हिंडन है। हाँ, और वो वहां तक अधिकार क्षेत्र, टोटल उसके बाद ग्रेटर उसके नोएडा। बाद ग्रेटर नोएडा शुरू हो जाता है। अच्छा, तो मतलब अब तो सेक्टर्स की संख्या भी पहले सेक्टर्स हमारे पास 168 सेक्टर्स है, 168। उसमें कुछ सेक्टर्स इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, कुछ रेजिडेंशियल सेक्टर्स है, कुछ ग्रुप हाउसिंग का है, इस तरह का अलग अलग एक्टिविटीज़ का है। क्योंकि अर्बनाइजेशन जब इस तरीके से बढ़ता है किसी क्षेत्र में, ये वो इलाके हैं जहाँ पर, नोएडा भी खासकर, जहाँ पर अभी भी गांव मतलब ग्रामीण क्षेत्र भी हैं, ग्रामीण लोग भी रह रहे हैं, खेती का क्षेत्र भी है, ये बैलेंस कैसे बन रहा है? 1976 में जब ये नोटिफाई हुआ, पूरा का पूरा 200 स्क्वायर किलोमीटर का नोटिफिकेशन हो गया। हमारा नोएडा पूरा 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 80 गांव है, राइट। ऑलमोस्ट सभी गांव में डेवलपमेंट जिस तरह हमारा शहर होते है उसी तरह बराबर डेवलपमेंट हो चुका है। उन गाँवों में जितने भी नाली है और ड्रेन्स है और वहाँ का वाटर का इशू से हम ही लोग टेकअप करते हैं, और इवन बिजली कनेक्शन। तो गांव से बाहर जो एरिया है वो सेक्टर से प्लान तरीके से हम लोगों ने सेक्टर बनाते हैं और उस तरह के ग्रिड पैटर्न में शहर बसाते हैं हम लोग। गांव जो पुराना गांव था, पुराना मेन आबादी जो गली था, उसी गांव को डेवलप हो गया, वहाँ पर सारा बिल्डिंग आ गया है। तो वी आर वी आर फोकसिंग ऑन विलेज डेवलपमेंट। आजकल वो विलेज, पुराना विलेज जैसे है ही नहीं, वहाँ पर पूरा चेंजेस तो हो गया है। सारा का सारा 80 गाँव अभी ऑलमोस्ट शहर जैसे लग रहे हैं, लेकिन सारा का सारा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हम लोग कर ही रहे हैं वहाँ पर। जैसे मैंने कहा कि खेती का क्षेत्र, ग्रामीण, जो कि अब अलग दिखता है, यानी कि जो स्मार्ट सिटीज़ हम कहते थे वही नहीं, अब स्मार्ट विलेजेस की तरफ भी हम सब बढ़ रहे हैं। खेती का क्षेत्र बहुत कम बचा है। हाँ, इनफैक्ट लेट मी टेल यू, आउट ऑफ 20,000 हेक्टेयर्स मुझे जो एक्वायर करना था, 5,000 हेक्टेयर्स डूब क्षेत्र में चला जाता है। बचा 15,000 हेक्टेयर्स में 13,000 हेक्टेयर्स पिछले 50 ईयर्स में हम लोगों ने एक्वायर कर चुके हैं। बचा 2,000 हेक्टेयर्स में आबादी वाला ज़मीन को छोड़ दिया जाए तो बहुत कम ही ज़मीन हमारे पास बचा है, अराउंड 500 हेक्टेयर्स के आसपास है। वो एक्विजिशन में चल रहे, आपसी समझौते से हम लोग खरीद रहे। तो वहाँ जो खेती चल रही, इट इज़ नॉट ए बिग इशू। धीरे धीरे हम लोग किसान से बात कर रहे हैं, संवाद बना रखा है, वो एक्वायर कर रहे हैं हम लोग। सो इट इज़ ऑलमोस्ट 95% अर्बनाइज हो चुका है। सो विलेज वाला लैंडस्केप बहुत कमी बचा है हमारे यहाँ। सर ये डूब वाले क्षेत्र को लेकर भी बहुत एक तरह से अनक्लियर सी स्थिति हो जाती है। लोग ज़मीन कई दफ़ा खरीदते भी हैं वहाँ पर, और केवल यहाँ का नहीं है, मतलब हर एक शहर की सच्चाई मुझे लगता है। एक तो मैं लंदन का एक डेटा देख रही थी जहाँ पर कहा गया कि 10 घर अगर बनते हैं तो 7 डूब क्षेत्र में बन जाते हैं उस समय। ये अर्बनाइजेशन की चुनौती है या फिर? यस, इट इज़ अ बिग चैलेंज। इनफैक्ट इस बार हम लोगों ने बहुत बड़ा अभियान चलाकर जितने भी अवैध जो रेड जोन, फ्लड जोन के अंदर बना था, नोटिस जारी करने के बाद हम लोगों ने एक्शन लिया वहाँ पर। तो लगातार वहाँ पर एक एडवाइजरी भी लगाते, बोर्ड्स भी लगाते कि ये सारा डूब क्षेत्र है, यहाँ पर निर्माण करना अवैध है। एंड एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक कमेटी है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर, तो वो लोग भी बीच बीच में इरिगेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से नोटिस जारी करते रहते। सो वी ट्राई लेवल बेस्ट टू चेक ऑन ऑल दिस काइंड ऑफ इलीगल ग्रोथ इन फ्लड जोन में। मतलब खेती हो सकती है वहाँ पर? हाँ, वहाँ पर तो जो भी है वहाँ पर खेती हो सकते हैं, बाकी कोई पक्का निर्माण नहीं होना चाहिए। पक्का नहीं हो निर्माण? यस। मतलब जो फार्म हाउसेस को लेके और फार्म्स को लेके जो एक्चुअली एक्ट तो बहुत क्लियर है कि अगर वहाँ पर जो भी निर्माण होगा 5% टेम्परेरी निर्माण हो सकता है, कोई पक्का निर्माण नहीं हो सकता। वही जो फार्म्स को लेकर जो भी वो खेती के लिए हो सकता है, जो खेती के लिए रहने के लिए कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल कोई पक्का निर्माण बड़ा बंगला इस टाइप का नहीं बन सकता। नहीं बन सकता, नहीं बनना भी चाहिए, नहीं बनना चाहिए। इनफैक्ट वो सारा इस बार यमुना नदी जब बाढ़ आई थी सब डूब गया, वो फ्लड जोन में। क्योंकि जब हम भविष्य की बात भी करते हैं तो एक शब्द
शब्द बहुत अहम हो जाता है, सस्टेनेबल। सस्टेनेबिलिटी। नोएडा को बनाते हुए, नोएडा का को एक तरीके से आगे की ओर ले जाते हुए, ये शब्द आप लोगों के लिए भी उतना ही? या सस्टेनेबिलिटी सिर्फ वो डूब क्षेत्र के लिए नहीं है, हम लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि शहर जब कंसीव किया गया था, बहुत अच्छा प्लानिंग था कि डेंसिटी कितना होना चाहिए, क्योंकि वो डेंसिटी मेंटेन करने एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप है ये, राइट। वो डेंसिटी मेंटेन करने के लिए प्लानिंग में ये था कि कहाँ पर हम लोगों को ग्रुप हाउसिंग रखना चाहिए, कहाँ पर हम लोगों को कमर्शियल एक्टिविटी रखना चाहिए, कितना विड्थ रोड होना चाहिए। तो ये सब चीज़ अगर मेंटेन करेंगे आगे आने वाले दिन में अभी भी, तो इट विल बी वेरी गुड प्लेस टू लिव, बिकॉज लोगों को आने जाने के लिए ट्रैफिक मूवमेंट नहीं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पार्किंग का इशू नहीं होना चाहिए, अगर डेंसिटी बढ़ जाएगा तो ड्रिंकिंग वाटर का इश्यूज नहीं होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ ध्यान में रखते हुए एक सस्टेनेबल, एक वेरी गुड प्लेस, लिवेबल सिटी बनाने के लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं, एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर ही काम करते हैं हम लोग। तो एक एक्रोनिम नोएडा रहा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, आज अपने आप में एक शहर है। और मुझे लगता है कि जो नए वासी आते हैं उनको इस बात से लेना देना भी नहीं कि अच्छा ओखला का विस्तार हुआ, निर्माण हुआ और दिल्ली के सैटेलाइट सिटी अपना वजूद हो गया है। लेकिन जिस मकसद से ये सिटी बना था और आज जो उस पर दबाव है, उसमें क्या फासला है? नहीं, लेट मी टेल यू, बेसिकली नोएडा स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। मकसद तो बेसिकली ये था कि एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप करना था, एंड ये अन्य डेवलपमेंट अथॉरिटी से अलग है, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एंड फोकस तो बेसिकली इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करना था। एंड इंडस्ट्रीज़ भी है, इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी है, उसके साथ आईटी इंडस्ट्रीज़ भी है। जब आईटी इंडस्ट्री आ गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ गया, उनको रहने के लिए हम लोगों को जगह भी देना चाहिए। तो उसके साथ साथ ग्रुप हाउसिंग का काम भी शुरू हो गया, रेजिडेंशियल सेक्टर भी विस्तार ना काम शुरू हो गया। सो आई कैन टेल इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स इन इंडिया। सो ये मॉडल एमुलेट करना चाहिए बाकी अन्य जगहों में भी, इंडिया पर। इट्स वेरी गुड मॉडल। जितनी खुशी से आप अपने मॉडल को, लेकिन आपने जब शुरुआत की तो सबसे पहले जब आपने बैठकर देखा कि मेरे सामने क्या चुनौती है, आपको सबसे मुश्किल क्या लगा था उस समय? देखिए, एज ए CEO मेरा रोल 2 अप्रोचेस है। एक तो जितने भी मेरे पास लैंड बैंक है, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स को लाऊं, क्योंकि यूपी का ग्रोथ मैग्नेट नोएडा बनना चाहिए, नोएडा से ट्रिकल डाउन होना चाहिए सारा जितने भी ग्रोथ है। तो लैंड बैंक को मैं ऑक्शन करना चाहता हूँ और ऑक्शन करते रहते हैं हम लोग, और अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स को लाना चाहते हैं। इन्वेस्टर लाने से क्या होता है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी होता है, साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। सो हमारा डिस्ट्रिक्ट का ग्रॉस GDP भी बढ़ जाता है, एंड इट विल ऐड टू द यूपी's GDP ऑल्सो। वी आर इन द रेस फॉर दिस 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। सो वी आर ट्राइंग लेवल बेस्ट 1। सेकेंड अप्रोच है, सेकेंड मेरा इंपॉर्टेंट वर्क है एज म्यूनसिपल एक्टिविटीज़। सो जितनी भी सिविक कम्युनिटीज़ जो पब्लिक को देना होगा, बेसिकली रोड्स, फुटपाथ एंड ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीट लाइट, वो भी, एंड गार्बेज रिमूवल। इस बार नोएडा स्टूड फर्स्ट इन स्वच्छ सर्वेक्षण। सो ये दोनों काम हम लोग ध्यान में रख के करते रहते हैं, एंड वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट। एक गार्बेज रिमूवल एक ऐसा जो अथॉरिटीज़ हैं वो कहती हैं बड़ा सरदर्द है लोगों को ये समझाना कि गीला सूखा, ये सेग्रीगेशन वगैरह चीज़ें आप लोगों ने अचीव कर ली हैं? We have achieved almost 90%, and अभी इस बार 7 स्टार कैटेगरी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। वो बेसिकली अभी तो हम लोग 5 स्टार कैटेगरी में थे, 7 स्टार कैटेगरी में ऑन द स्पॉट वेस्ट सेग्रीगेशन एज वेल एज प्रोसेसिंग के लिए। तो वो इस बार अगर टेंडर हो जाएगा, प्रॉब्लम में 7 स्टार कैटेगरी में क्वालिफाई हो जाऊंगा। 5 स्टार और 7 स्टार का फ़र्क बताएं। 5 स्टार में बेसिकली हम लोग वेस्ट सेग्रीगेशन में ये IT कंपोनेंट्स, ये सारा चीज़ हम लोग ने छोड़ दिया था, उसको इस बार टेकअप करें हम लोग। ये जितने भी हार्डवेयर है, जितने भी हार्ड प्लास्टिक है, वो वाला सेग्रीगेशन पहले नहीं होता था और उसको प्रोसेसिंग नहीं होता था। 7 स्टार कैटेगरी में कुछ क्राइटेरियाज लिखा हुआ है, भारत सरकार से आया है, उसमें हम लोग ने अप्लाई किया, उसको हम लोग ने टेकअप किया इस बार। एक तो पूरा ऐसा दौर भी निकला है जब कोई मुख्यमंत्री नोएडा नहीं आता था, क्योंकि एक मिथ था कि अगर आप नोएडा चले गए तो आप हार गए, कोई चुनाव लड़ रहा है वो नोएडा नहीं जाएगा। पर ये जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ने नोएडा आकर और उस चीज़ को तोड़ा, ये चीज़ जो मतलब पॉलिटिशियंस ने जब मुड़कर उस तरफ देखा, तो क्या नोएडा के लिए फ़ायदेमंद रहा है ये? I don't know, it is very difficult to answer, but our CM is focused on growth. So हमेशा एक ही मंत्रा CM से सुनने के लिए आता है कि जितना
ज़्यादा इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स को बुलाइए, इन्वेस्टमेंट कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जॉब मिलना चाहिए एंड यूपी का ग्रोथ होना चाहिए। उस दिशा में काम करते हैं, अच्छे दिल से काम करते हैं, इसीलिए उनका नोएडा आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अक्सर आते रहते हैं। जो इन्वेस्टर्स को नोएडा बुलाने का क्रम है आपका, उसमें आप कितने सक्सेसफुल हो पाए हैं? एवरी ईयर जो भी टारगेट हमें मिल जाता है, इस बार आई थिंक लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट वाज अराउंड 10,000 crores बाय लैंड एंड काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो भी मैं बता रहा हूँ ना, जो लैंड बैंक से हम लोग ऑक्शन करते रहते हैं, तो बहुत वाइड पब्लिसिटी देते हैं एंड इन्वेस्टमेंट आते हैं, वी आर ऑलवेज सक्सेसफुल। जेवर में एयरपोर्ट बनना नोएडा के लिए बेहतर? यस, जेवर एयरपोर्ट जहाँ भी बना है वो मेजर ग्रोथ मैग्नेट रहा है। वहाँ से रियल एस्टेट भी बूम हो जाता है, वहाँ से इनफैक्ट नोएडा से कनेक्टिविटी बहुत अच्छा बन गया है, मेट्रो लाइन भी खींच रहे हैं हम लोग एंड इनफैक्ट सरफेस रोड भी बन चुका है। जेवर एयरपोर्ट बनने से फिलअप मिल जाएगा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, जो भी अभी खाली पड़ा है वो ऑटोमेटिकली सारा फिलअप हो जाएगा। मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर नोएडा के ऊपर है वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपको लग रहा है? प्रेशर इन द सेंस अभी जितने भी मेरा, जैसे मैं कह रहा था ना कि जो अभी मैं जो प्रयास कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए फॉर लैंड बैंक्स के लिए, वो ऑटोमेटिकली लोग आने लगेंगे कि मुझे जल्दी ज़मीन दो, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया है। हमारे साथ मनोज गौड़ जी हैं गौड़ ग्रुप से, वो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। सर, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच टू लीडिंग द नोएडा इन सच ए वे, जो आज तक नहीं हुए चीज़ें जो आपने अभी बताई, और अभी तो बहुत कुछ आपने कम बताया शायद समय की उसके लेते हुए। मैं दो क्वेश्चन, क्योंकि आप नोएडा मेट्रो को भी हेड कर रहे हैं, तो क्या नोएडा की मेट्रो की कनेक्टिविटी एयरपोर्ट तक ले जाने का कोई प्लान है? क्योंकि वो एक मेजर कनेक्टिविटी होगी कि एंड यूज़र एयरपोर्ट को जो है नोएडा से यूज़ कर सके। और सेकेंडली, जैसे अभी आपने बताया कि लिमिटेड 18-19% ही रेजिडेंशियल हो सकता है, नया रेजिडेंशियल सेक्टर्स नहीं आ सकते। तो अभी रिसेंटली आपने रीडेवलपमेंट की पॉलिसी के ऊपर कुछ बोर्ड में टच किया, तो क्या उसको आगे कैसे फॉरवर्ड ले जा सकते हैं? जिस तरह से बॉम्बे में रीडेवलपमेंट हुआ है, तो जो पहले कॉलोनियाँ बनी आज से 10-15 साल पहले 4 स्टोरी या 2 स्टोरी या सिंगल स्टोरी, तो उनके रीडेवलपमेंट को और आगे ले जाने का नोएडा का क्या प्लान है? या नोएडा मेट्रो की तरफ से हम लोगों ने अभी 2 लाइन सैंक्शन करवाया। एक तो छोटा लाइन है डिपो से लेकर बोडाकी तक, एंड एक दूसरा लाइन है सेक्टर 142 से लेकर बोटानिकल गार्डन तक। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 142 बोटानिकल लाइन बनने से हमारा जो दिल्ली का जो ब्लू लाइन है और मैजेंटा लाइन का टच मिल जाएगा। सो मैजेंटा लाइन से आदमी डायरेक्टली एयरपोर्ट जा सकते हैं और ब्लू लाइन से हार्ट ऑफ द दिल्ली जा सकते हैं। एंड जो नोएडा जो सेक्टर 51 से लेकर जेवर एयरपोर्ट तक ये डिस्कशन में स्टेज में है। एक नोएडा भी प्रपोज कर रहे हैं और मतलब यूपी गवर्नमेंट से एक RRTS का भी प्रपोजल चल रहा है, ये अभी डिस्कशन स्टेज में है। तो ये एक इशू है, वो जल्दी डिसीजन हो जाएगा उसमें। दूसरा, हम ही लोगों ने लास्ट बोर्ड बैठक में रीडेवलपमेंट पॉलिसी पास कराया। ये जितने भी पुराना जो ग्रुप हाउस बिल्डिंग है, चाहे वो नोएडा का बना हुआ बिल्डिंग हो या प्राइवेट बिल्डर्स है, उसको डेमोलिशन करके उनको कुछ इंसेंटिव देकर एक RFP एक मॉडल तैयार कर रहे हैं हम लोग, ये जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर जो पूरे क्षेत्र का इम्प्रूव हुआ, नोएडा का इम्प्रूव हुआ, ये भी एक मतलब एक बढ़िया सपोर्ट हो जाता है एक सिटी को, अगर आप उसे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को वहाँ। क्योंकि बहुत जो न्यू कमर्स हैं, जो शायद इस क्षेत्र में पहली बार आकर दिल्ली में नहीं रह सकते हैं, वो नोएडा में रहते हैं और यहाँ रह के जो अपना जीवन जीते हैं, उनके बीच में लॉ एंड ऑर्डर का विश्वास बहुत बढ़ा है। एग्जैक्टली, थैंक्स टू ऑनरेबल CM, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस एंड बोल्डनेस, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा मेंटेन्ड है। अगर लॉ एंड ऑर्डर रहता है, मेंटेन रहता है, तभी डेवलपमेंट होता है। अगर लॉलेसनेस रहता है सोसाइटी में, तो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। आज आप इतना अच्छा डेवलपमेंट आप अगर यूपी में देख रहे हैं, इट इज़ बिकॉज सारा गुंडागर्दी, सारा लॉलेसनेस जो भी था सारा ख़त्म हो गया है एंड शांति है एंड सारा फोकस डेवलपमेंट के ओर है। एंड ये डेफिनेटली एक बिग सपोर्ट फॉर अस, फॉर अथॉरिटीज़, फॉर एनी इवन कलेक्टर्स ऑल्सो। जितने भी सरकार का स्कीम्स है, जितने भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ से हम लोग अच्छे से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं हम लोग। सर, एक समस्या बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के लिए होती है, जब कहीं बाहर घूमने जाना होता है तो मॉल सिर्फ एक जगह बचती है। यानी कि वो जो सौंदर्यीकरण है, ब्यूटिफिकेशन है, आउटडोर जो है, जो आप समय बिता सकते हैं परिवार के साथ,
क्या इस पर फोकस है आपका? या नोएडा अगर देखा जाए तो पिछले 50 साल में हम लोग ने स्टडी किया, तो हम लोग अभी प्रयास करें नोएडा को एक कैरेक्टर देने के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे कहा जाता है कोयम्बटूर इज़ द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, बॉम्बे इज़ नोन फॉर फिल्म सिटी एंड फाइनेंशियल कैपिटल, बैंगलोर इज़ नोन एज अ गार्डन सिटी एंड सिलिकॉन वैली। तो इसी तरह नोएडा को एक कैरेक्टर देने के लिए पिछले 1 साल से हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, आइदर टू डेवलप इट एज एन IT सिटी। और नोएडा इट नॉट बी ओनली पेंशनर्स पैराडाइज, जैसे आपने कहा कि शाम को अगर किसी लोगों को बाहर आना चाहिए तो कुछ अच्छा पार्क्स होना चाहिए, अम्यूजमेंट एरियाज होना चाहिए, एंटरटेन एरिया होना चाहिए। सो इंडस्ट्रियल एक्ट में जो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मास्टर प्लान बहुत रिजिड है, हमारा इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कुछ नया चीज़ करने के लिए। इंस्पाइट ऑफ दैट इस बार हम लोग एक डियर पार्क ला रहे ताकि हाँ, तो उसमें विदेश का और हमारे इंडिया के भी अलग अलग प्रजाति का हिरण भी लाना चाह रहे हैं हम लोग। पार्क ऑलमोस्ट सैंक्शन मिल चुका है ग्रीन बोर्ड से, वो जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा। एक वेस्ट टू वंडर पार्क हम लोग ने तैयार किया, अनदर 10-15 दिन में वो उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। एंड हम लोग एक बटरफ्लाई पार्क भी ला रहे हैं एंड एक जापानीज़ पार्क भी ला रहे हैं जेन गार्डन का मॉडल पर। तो ये सारा शाम को अगर लोगों को कहीं बाहर जाकर कुछ मनोरंजन के लिए कुछ टाइम पास करना है। एंड सेक्टर 18 में न्यूयॉर्क का जो टाइम स्क्वायर मॉडल पर कुछ हम लोग नियॉन लाइट्स का कुछ कॉन्सेप्ट पे कुछ काम कर रहे हैं। सो दिस आर ऑल सम ऑफ द वर्क्स विच आर डूइंग इन नोएडा। नहीं देखिए, कम समय में बहुत ज़्यादा लोग उम्मीद भी करते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि फिल्म सिटी में आपके सारी मीडिया कंपनीज हैं। Exactly. तो जितने भी चैनल्स हैं तो हम सबकी नज़र भी रहती है कि क्या चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो तो लोग दिल्ली को लेके कहते हैं, हम कहते हैं नोएडा भी सबसे पहले आ जाता है खबर में। तो उसमें चूक की गुंजाइश नहीं होती है। और काम मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर वाकई नोएडा में हो रही हैं और हो जाएं तो बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा एक स्कोप हो जाता है। आप उस ट्रैफिक से बचते हुए, यानी आपको दिल्ली नहीं जाना, गुड़गांव नहीं जाना, नोएडा के भीतर आपको वो चीज़ें। सर किस एरिया में स्पेसिफिकली अगर मैं पूछूं डियर पार्क, किस सेक्टर में ये चीज़ें आप लोग? एक तो जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है वहाँ पर हम लोग हिरन वाला पार्क बना रहे हैं। बोर्ड से अप्रूवल हो गया, ऑलमोस्ट 60% काम हो चुका है, एनक्लोजर का काम सारा हो चुका है। ग्रीन बेल्ट से भी ग्रीन जो ऑफिस से भी हमको सारा उसमें परमिशन मिल चुका है, सारे जितने भी परमिशन लेना होता है। एंड जो हमारा जो वेस्ट टू वंडर वाला पार्क है महामाया ब्रिज के पास है वो, राइट। एंड जो बटरफ्लाई पार्क है वो दैट इज़ इन सेक्टर 154। सो इस तरह का नए नए चीज़ हम कर रहे हैं हम लोग। स्पोर्ट्स, अगेन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी शुरुआत से मुझे याद है सेक्टर 21 का एक नोएडा स्टेडियम, क्या उस दिशा में क्या स्पोर्ट्स अपग्रेडेशन फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी आप लोग सोच? स्पोर्ट्स का भी जो सेक्टर 21A है वहाँ पर सारा एक्टिविटीज़ है। एक तो इंडोर स्टेडियम है क्रिकेट के लिए, एंड एथलेटिक का ट्रैक एंड इवेंट के लिए कोई स्टेडियम नहीं है। सेक्टर 123 में हम लोगों ने प्रपोज किया, जल्दी उसमें हम लोग टेंडर फ्लोट करने जा रहे हैं। तो एक 400 मीटर का ट्रैक एंड इवेंट्स के लिए एक सिंथेटिक कोर्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं। उसी में हम लोग 2 बैडमिंटन कोर्ट भी डेवलप करेंगे तो स्पोर्ट्स के लिए। और क्योंकि वेस्टर्न यूपी में कुछ कुश्ती का एक यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस रहता है, फैलमानों का एरिया है यहाँ पर, तो कुश्ती के लिए हम लोग कुछ एरियाज भी नोट आइडेंटिफाई किया। कुछ पार्क्स में कुश्ती के लिए हम लोग अकाडमी तैयार कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि वाकई वेस्टर्न यूपी हो जाए, दिल्ली में जो कई बच्चे हैं जो नहीं जा सकते हैं वो भी नोएडा की तरफ देखते हैं इस तरह की फैसिलिटीज़ के लिए। नहीं, ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बन जाएगा। हम लोग जल्दी इसको डेवलप करेंगे, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। अच्छा, इसको आपके साथ इस बातचीत को समाप्त करते हुए मैं आपसे 2 हिस्सों में सवाल पूछना चाहती हूँ। पहला ये कि वो 3 चीज़ें जैसे सोच कर आप आए थे कि मैं ये बदलूंगा, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा गोल है नोएडा के लिए। आई वॉन्ट टू मेक इट अ IT डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। ये मेरा पहला ये सोच था कि मेरे पास जितने भी लैंड बैंक से मैं बहुत प्रयास करता रहता हूँ अच्छे IT मल्टीनेशनल कंपनीज को यहाँ बुलाओ और उनको यहाँ पर इन्वेस्ट करवाओ। फर्स्ट सोच था। अभी खासकर जिस तरह से बेंगलुरु को लेके बेंगलुरु एंड हैदराबाद सारा मुझे लगता है कि सैचुरेट हो गया होगा, वॉट एवर इट इज़। लेकिन मेरा कोशिश यही है कि नॉर्थ इंडिया में नोएडा शुड बी वन ऑफ द प्रीमियर डेस्टिनेशन फॉर IT हब। थैंक यू। एंड सेकेंडली, जैसे मैंने कहा कि सिविक साइड प्रयास करने के बाद पिछले 2 साल से लगातार हम लोग ने प्रयास किया, जिसके कारण हम इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 में रहा अमंग दिस पॉपुलेशन ग्रुप में है। ये आपका तो हम लोगों ने अचीव भी कर लिया।
थर्ड, जैसे बेसिकली जो वाटर स्टैग्नेशन प्रॉब्लम में 2 साल से हम लोग ने सर्वे किया एंड उसमें काम करने लगा और इस बार वाटर स्टैग्नेशन नहीं हुआ। इसके साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर का इश्यू है हमारा, जो हमें जो प्रताप विहार जो गाजियाबाद से पानी मिलता है वो गंगा जल है, उसके साथ हम लोग अंडरग्राउंड वाटर को ब्लेंड करते हैं। तो हम लोगों का विजन है, हम लोगों का आइडिया है कि फ्यूचर डेज में अंडरग्राउंड वाटर कम यूज़ करें और जितना हमें पानी मिलता है गंगा वाटर उसको, और एक रेनीवेल का कॉन्सेप्ट है, रेनीवेल कॉन्सेप्ट है, उसमें फ्रेश वाटर मिलता है, उस दोनों को ब्लेंड करके नोएडा वासियों पूरा जितने भी हमारा पॉपुलेशन और 22 लाख पॉपुलेशन है सबको गंगा जल पानी पिलाने का हम लोगों का एक योजना है। दिस आर 3 मेन टारगेट्स। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपकी बातों को सुनकर जो नोएडा में रहते हैं वो भी और जो रहना चाह रहे हैं वो भी, उनको बहुत एक तरीके से उनका जोश बढ़ा होगा, उम्मीदें बढ़ी होंगी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।